हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI2 मॉडर्न वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन द नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम की शुरुआत, उसके मेन प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके कोल्ड वॉर के दौरान रोल के बारे में लिखना है। साथ ही ये भी बताना है कि इस मूवमेंट ने नए आज़ाद देशों को कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया और आज के समय में इसका क्या रेलेवेंस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम एक ऐसा ग्लोबल मूवमेंट था जो कोल्ड वॉर के टाइम पर बना, जब दुनिया दो सुपर पावर ब्लॉक्स अमेरिका और सोवियत यूनियन में बांट चुकी थी। इस मूवमेंट का मेन आइडिया था कि नए आज़ाद देश किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन ना हो, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखें। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के दौरान नाम ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ। इसके मेन लीडर्स द जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, टीटो, यूगोस्लाविया, नासर, इजिप्ट, सुकार्नो, इंडोनेशिया और इंक्रूमा, घाना। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन। वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया दो कैंप्स में बांट गई। एक था वेस्टर्न ब्लॉक USA के अंडर और दूसरा ईस्टर्न ब्लॉक USSR के अंडर। एशिया और अफ्रीका के नए आज़ाद हुए देश किसी भी ब्लॉक के प्रेशर में नहीं आना चाहते थे। 1955 के बैंडुंग कॉन्फ्रेंस ने अफ्रो एशियन यूनिटी और नॉन इंटरफेरेंस का मैसेज दिया, यही नम की फाउंडेशन थी। 1961 के बेलग्रेड समिट में 25 देशों ने मिलकर ऑफिशियल नम बनाया। 2. ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नम। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बचाना, नए आज़ाद देशों की सॉवरेंटी प्रोटेक्ट करना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, सुपर पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना, एंटी कलोनियलिज्म, हर तरह के कलोनियलिज्म और अपार्टाइड का विरोध करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बढ़ाना, UN सपोर्ट, शांति और न्याय के लिए UN के रोल को मजबूत बनाना। यही सब प्रिंसिपल्स लेटर बैंडुंग के 10 प्रिंसिपल्स के रूप में फॉर्मुलाइज हुए जो नम का फाउंडेशन बने। 3. रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ नम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। डेवलपिंग नेशंस के लिए आवाज। नम ने थर्ड वर्ल्ड को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी। पीस इनिशिएटिव्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे केसेस में पीस मीडिएशन की। लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट, अफ्रीका और एशिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स को नम ने सपोर्ट दिया। साउथ साउथ कोऑपरेशन, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाया। इस तरह नम एक बैलेंस बनाने वाली फोर्स बनी जहां दोनों सुपर पावर्स के बीच न्यूट्रल अप्रोच रखा गया। 4. रेलेवेंस एंड चैलेंजेस ऑफ नम इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। 1991 के बाद जब USSR टूट गया तो दुनिया यूनिपोलर हो गई और नम की रेलेवेंस पर सवाल उठने लगे। लेकिन नम ने अपना फोकस बदला और क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज पर कंसंट्रेट किया। आज भी नम के 120+ मेंबर्स हैं, जिससे ये UN के बाद सबसे बड़ा ग्रुपिंग है। मॉडर्न वर्ल्ड में नम का आइडिया, इंडिपेंडेंट और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, अब भी इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन। नॉन अलाइंड मूवमेंट ने डेवलपिंग नेशंस को एक यूनाइटेड वॉइस दी जहां उन्होंने इंडिपेंडेंस, पीस और इक्वालिटी के लिए मिलकर काम किया। कोल्ड वॉर के बाद भी नम का प्रिंसिपल, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन और सेल्फ डिटर्मिनेशन आज भी रेलेवेंट है। ये मूवमेंट हमें सिखाता है कि दुनिया में शांति और प्रोग्रेस सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और डायलॉग से हाई पॉसिबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. How has the progress of modernity led to the awareness towards ecological issues? Outline the issue with specific instances. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि मॉडर्निटी के डेवलपमेंट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ ने एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स को कैसे बढ़ाया और लोगों में इकोलॉजिकल अवेयरनेस कैसे आए। हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये बताना है कि मॉडर्न प्रोग्रेस ने एनवायरनमेंट के इश्यूज को समझने का रास्ता भी दिखाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉडर्निटी का मतलब है वो सामाजिक और आर्थिक बदलाव जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान यूरोप में शुरू हुआ। इसने साइंस, टेक्नोलॉजी और अर्बन लाइफ में तेज प्रगति लाई।
लेकिन इसी के साथ एनवायरनमेंट को भी नुकसान हुआ। पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज बढ़े। जैसे जैसे लोगों को इस बात का एहसास हुआ, इकोलॉजिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस आया। मेन बॉडी। 1. मॉडर्निटी का दो पहलू, विकास और विनाश। मॉडर्निटी ने साइंस और इंडस्ट्री के जरिए दुनिया को आगे बढ़ाया, लेकिन ये प्रगति प्रकृति के खिलाफ गई। ह्यूमंस ने नेचर पर कंट्रोल जमाने की कोशिश की। एनलाइटनमेंट के दौरान ये सोच बनी कि नेचर सिर्फ इंसान के फायदे के लिए है। एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान यूरोप में कोल यूज और पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि सिटीज में हवा और पानी दोनों प्रभावित हुए। 2. इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरनमेंट पर असर। इंडस्ट्रीज ने एनर्जी और रिसोर्सेज का ओवरयूज किया, जिससे एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ। पट कटाई और माइनिंग ने फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाले गैसेज ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई। एग्जाम्पल, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 एक बड़ा एग्जाम्पल है जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाया। 3. एनवायरनमेंटल अवेयरनेस और मूवमेंट्स का उदय। 20वीं सेंचुरी के मिडिल तक लोगों को समझ आया कि अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन खतरनाक है। रेचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 ने पेस्टिसाइड के नुकसानों को दिखाया। 1970 में पहला अर्थ डे माना गया, जिससे ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस बढ़ी। इंडिया में चिपको मूवमेंट 1973 ने लोकल कम्युनिटीज को नेचर के प्रोटेक्शन के लिए इंस्पायर किया। यूएन के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 और रियो समिट 1992 ने ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसीज को स्ट्रांग बनाया। 4. साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोल। मॉडर्न साइंस ने प्रॉब्लम भी क्रिएट की और सॉल्यूशन भी दिया। 1987 के ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, आज के नीड्स पूरी करते हुए फ्यूचर को सेफ रखना। सोलर एनर्जी, विंड पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इनोवेशंस मॉडर्न सॉल्यूशंस है। मीडिया और एनजीओ भी एनवायरनमेंट के अवेयरनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पेरिस एग्रीमेंट 2015 एक ग्लोबल कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। 5. आज के इकोलॉजिकल इश्यूज। डेवलपिंग नेशंस में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और मेल्टिंग ग्लेशियर्स मॉडर्निटी के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। कोविड-19 पैंडेमिक ने दिखाया कि नेचर के बैलेंस को बिगड़ना ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है। यूथ मूवमेंट्स जैसे फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ने ग्लोबल इकोलॉजिकल डिस्कशन को नए लेवल तक पहुंचाया। कंक्लूजन, मॉडर्निटी ने इंसान को प्रगति दी, लेकिन उसके साथ नेचर को भी नुकसान पहुंचाया। अब वही मॉडर्न सोच और साइंस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रही है। आज का इरा सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस सीख रहा है। यही मॉडर्निटी का सच्चा मतलब है, विकास के साथ प्रकृति का संरक्षण। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. 1. Gandhian perspective on the state. 2. Industrial society. 3. Biological invasion. 4. Demographic transition theory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाना है। गांधी के स्टेट के विचार, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के फीचर्स, बायोलॉजिकल इन्वेजन का मतलब और उसके इफेक्ट्स, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का कॉन्सेप्ट। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉडर्न दुनिया बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस से गुजरी है। इन चेंजेस को समझने के लिए थिंकर्स ने अलग अलग थियरीज और पर्सपेक्टिव्स दिए। गांधी का स्टेट पर नजरिया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का विकास, बायोलॉजिकल इन्वेजन का इम्पैक्ट और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ये सब मिलकर मॉडर्न समाज के इवोल्यूशन को समझाते हैं। मेन बॉडी। 1. गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन द स्टेट। महात्मा गांधी कहते थे कि स्टेट एक मोरल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ना कि पावर का सिंबल। उनके हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और वायलेंस दोनों गलत है। गांधी ने राम राज्य का कॉन्सेप्ट दिया जो डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी और नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। उनका मोटो था सर्वोदय, सबका भला। उनके लिए रियल डेमोक्रेसी विलेजर्स से शुरू होती है, जहां लोग अपने काम का फैसला खुद करते हैं। स्टेट का काम सिर्फ सेवा और एथिकल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना है। 2. इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो है जहां प्रोडक्शन और मशीन्स डोमिनेट करते हैं। एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रीज ने ले ली। इस समाज में अर्बनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और क्लास डिविजन्स बढ़ गए।
इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ तो दी, लेकिन साथ ही एक्सप्लॉयटेशन और पॉल्यूशन भी लाया। कार्ल मार्क्स ने इस सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल पर जोर दिया, जबकि डर्कहाइम ने सोशल यूनिटी पर फोकस किया। 3. बायोलॉजिकल इन्वेजन। बायोलॉजिकल इन्वेजन का मतलब है जब कोई नॉन नेटिव प्लांट या एनिमल किसी नए इकोसिस्टम में आके लोकल स्पीशीज को डिसरप्ट करता है। ये ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया के पॉन्ड्स में वाटर हायासिंथ या ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स। ऐसे स्पीशीज एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और हेल्थ पर नेगेटिव असर डालते हैं। इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना और बायोसिक्योरिटी मेजर्स लेना जरूरी है। 4. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। यह थियरी बताती है कि किस तरह से किसी कंट्री की पॉपुलेशन टाइम के साथ बदलती है। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। हाई बर्थ और डेथ रेट पॉपुलेशन स्लो ग्रो करती है। डेथ रेट गिरता है, हेल्थ और सैनिटेशन के सुधार से पॉपुलेशन तेज बढ़ती है। बर्थ रेट गिरता है, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन से फैमिली प्लानिंग बढ़ता है। लो बर्थ और डेथ रेट पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। इस थियरी को वॉरेन टॉमसन ने प्रपोज किया था। यह एक्सप्लेन करती है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन पैटर्न क्यों अलग है। कंक्लूजन। इन 4 टॉपिक्स से हमें समझ आता है कि मॉडर्न वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुआ। गांधी का स्टेट एक एथिकल पॉलिटिकल विजन देता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है, बायोलॉजिकल इन्वेजन नेचर के लिए चैलेंज है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी पॉपुलेशन चेंजेस को समझाती है। इन सब मिलकर मॉडर्न वर्ल्ड के सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणिक डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Explain the importance of revolution in printing and publishing in changing the modern world. Question explanation. यह क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग की क्रांति ने मॉडर्न वर्ल्ड को कैसे बदला। तुम्हें बताना है कि इसका असर शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर कैसे पड़ा। साथ ही कुछ सोच विचार और मूवमेंट के एग्जाम्पल्स देने हैं जिनके पीछे प्रिंट कल्चर था। आंसर। इंट्रोडक्शन। 15th सेंचुरी में जोहानस गुटेनबर्ग ने जब मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तब दुनिया में एक बड़ी सोच और जानकारी की क्रांति शुरू हुई। प्रिंटिंग ने ज्ञान सबके लिए उपलब्ध बनाया और सिर्फ राजा, महाराजा या धार्मिक लोगों तक सीमित नहीं रखा। इसने मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और डेमोक्रेसी का रास्ता खोला। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ने दुनिया के सोचने, लिखने और समझने के तरीके को बदल दिया। मेन बॉडी। 1. प्रिंटिंग रेवोल्यूशन का उद्भव और प्रकृति। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन यूरोप में 1450 के AASPAAS स्टार्ट हुई। पहले पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, महंगी और धीरे। प्रिंटिंग प्रेस ने मास प्रोडक्शन पॉसिबल बनाया, जिससे ज्ञान तेज गति से फैलने लगा। ये पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी जिससे दुनिया एक नए युग में गई। उदाहरण, 1500 तक लगभग 20 मिलियन बुक्स छाप चुकी थी, जो मिडीवल युग से मॉडर्न युग की तरफ एक कदम था। 2. धर्म और विचार पर असर। सबसे पहला बड़ा प्रभाव रिलीजन पर पड़ा। मार्टिन लूथर के 95 थीसीज 1517 प्रिंट होकर यूरोप भर में फैल गए और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन शुरू हुआ। बाइबल के अनुवाद और उसके मास प्रिंटिंग से लोग अपनी भाषा में धर्म पढ़ने लगे। इससे चर्च की अथॉरिटी कम हुई और इंडिविजुअल सोच बढ़ी। ऐसे आइडियाज ने मॉडर्न सोच और क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म दिया। 3. राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। प्रिंटिंग से पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। 17 to 18 सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आए, जिससे लोग सरकार और दुनिया के मामले समझने लगे। एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे वोल्टेयर, रूसो और लॉक ने अपने विचार प्रिंट के माध्यम से फैलाए। इन्हीं आइडियाज ने अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। प्रिंटिंग ने नेशनल आइडेंटिटी बनाने में भी मदद की। उदाहरण, बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटीज में कहा कि प्रिंट कैपिटलिज्म ने लोगों को एक नेशन के रूप में सोचने की समझ दी। 4. शिक्षा और विज्ञान में योगदान। प्रिंटेड बुक्स सस्ती हुई, जिससे शिक्षा सबके लिए खुली। यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बढ़े और रीडिंग पब्लिक बनी। साइंटिस्ट्स अपने रिसर्च शेयर करने लगे। ये है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का बेस बना। गैलीलियो, न्यूटन, कोपर्निकस जैसे सोचने वाले प्रिंटिंग के सहारे अपने आइडियाज दुनिया तक ले गए। टेक्स्ट बुक्स और इंसाइक्लोपीडियाज ने एजुकेशन को स्टैंडर्ड बनाया। उदाहरण, डाइडरोट की इंसाइक्लोपीडिया 1751 to 1772 ने एनलाइटनमेंट के आइडियल को आम लोगों तक पहुंचाया। 5. आर्थिक और सांस्कृतिक असर।
प्रिंटिंग एक इंडस्ट्री बन गई जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। लिटरेसी बढ़ने से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिला। पब्लिशिंग ने जर्नलिज्म और लिटरेचर को जन्म दिया। 19 to 20 सेंचुरी तक न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने सामाजिक जागरूकता और रिफॉर्म को बढ़ावा दिया। सभी वर्ग के लोग लिखने और अपनी बात रखने लगे, जिससे प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनी। 6. डिजिटल युग तक का सफर। आज का डिजिटल रेवोल्यूशन असल में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन की लेगेसी है। फ्री एक्सप्रेशन और मैस कम्युनिकेशन के जो आइडियल्स तब बने, वही आज इंटरनेट के युग में जिंदा है। प्रिंटिंग ने मॉडर्न नॉलेज सोसाइटी की नींव राखी। कंक्लूजन। आखिर में प्रिंटिंग और पब्लिशिंग की क्रांति ने मॉडर्न दुनिया को हर तरह से बदल दिया, धर्म से लेकर राजनीति, साइंस से लेकर अर्थव्यवस्था तक। इसने ज्ञान सबके लिए खोला और क्रिटिकल सोच को जन्म दिया। अगर प्रिंटिंग ना होती तो रेफॉर्मेशन, रेनेसां और एनलाइटनमेंट आम लोगों तक कभी नहीं पहुंचते। यही असल में मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति थी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the reasons for the occurrence of the socialist revolution in Russia. Question explanation. इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 1917 के होने के क्या मुख्य कारण थे। आपको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और विचारधारा के सभी पहलुओं को समझाना है, जैसे तसर की ऑटोक्रेसी, वर्ल्ड वॉर I का प्रभाव, मार्क्सिस्ट विचार और बोल्शेविक नेतृत्व। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1917 का रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां पुरानी सरशाही सरकार का अंत हुआ और एक समाजवादी राज्य की शुरुआत हुई। ये क्रांति एक दिन में नहीं हुई, बल्कि गरीबी, असमानता और राजनीतिक अत्याचार के सालों के संग्रह का परिणाम थी। लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने मार्क्सिस्ट विचारों को अपनाकर जनता को एक नई सोच दी, एक ऐसा समाज जहां सब बराबर हो। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल कॉजेस। सरशाही की असफलता। ज़ार निकोलस II ने पूरे अधिकार के साथ शासन किया, जिसमें लोगों के अधिकारों की कोई जगह नहीं थी। डूमा सिर्फ नाम के लिए बनाई गई थी, असल में सारे फैसले तसर ही करता था। 1905 के ब्लडी संडे के घटना ने लोगों के विश्वास को हिला दिया। तसर के राजनीति में बदलाव न लाने की जिद ने पूरे देश में रोष पैदा कर दिया। 2. इकोनॉमिक कॉजेस। गरीबी और असमानता। रशिया ज्यादातर कृषि पर आधारित देश था जहां किसान जमीन के लिए तरसते थे। औद्योगिकरण के बावजूद मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, कम तनख्वाह, लंबी ड्यूटी और बुरे काम की स्थिति। वर्ल्ड वॉर I ने अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ दिया, रोटी और ईंधन की कमी आम बात बन गई। पेट्रोग्राड जैसे शहरों में ब्रेड राइट्स ने सरकार की असफलता को सबके सामने ला दिया। 3. प्रभाव ऑफ वर्ल्ड वॉर I। वर्ल्ड वॉर I ने रिवॉल्यूशन के लिए चिंगारी का काम किया। रशिया को युद्ध में भरी हार मिली और लाखों सिपाही मारे। आर्मी और जनता दोनों ही थक चुके थे और सरकार से नाराज थे। लेनिन ने यही गुस्सा पीस, लैंड एंड ब्रेड के नारा के जरिए अपने पक्ष में बदला। 4. आइडियोलॉजिकल एंड रेवोल्यूशनरी फैक्टर्स। मार्क्सिस्ट विचारधारा ने इस क्रांति को एक थियरी और दिशा दी। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को रशियन स्थितियों के हिसाब से बदला और बोल्शेविक पार्टी को एक डिसिप्लिन नेतृत्व दिया। फरवरी रेवोल्यूशन ने तसर को हटा दिया, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट लोगों की समस्या सुलझा नहीं सकी। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक्स ने ऑल पावर टू द सोवियट्स के स्लोगन के साथ सत्ता अपने हाथ में ले ली। 5. सोशल कॉजेस। वर्ग संघर्ष और जन आंदोलन। रशियन समाज 3 वर्गों में बटा था, अमीर राजवट, छोटी मिडिल क्लास और गरीब किसान। किसानों ने जमीन मांगी, मजदूरों ने इज्जत और अधिकार। महिलाओं ने भी योगदान दिया, उनके स्ट्राइक्स ने पेट्रोग्राड में बड़े आंदोलन को जन्म दिया। ये क्रांति एक सामाजिक विस्फोट थी जिसमें लोगों ने बरसों की दबाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। कंक्लूजन। रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एक साझा परिणाम था राजनीतिक अत्याचार, आर्थिक संघर्ष और सामाजिक असंतुलन का। लेनिन और बोल्शेविकों ने इस गुस्सा को एक संगठित क्रांति में बदला। इससे दुनिया में एक नई सोच का जन्म हुआ, समानता और समाजवाद पर आधारित समाज। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।